हेलो फ्यूचर नर्सेज, हेलो स्टूडेंट, आई एम योर ट्यूटर। और आज हम देखने वाले हैं अनदर कंडीशन ऑफ जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, जिसका नाम है रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर, जिसमें मैंने बहुत सारे मेमोनिक्स ऐड किए हैं, एनक्लेटिक क्वेश्चंस ऐड किए हैं, इवन एक केस भी ऐड किया है, जिसकी वजह से आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। और मैं आपको मटेरियल भी दूंगी जिसमें से आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे। तो चलिए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रीनल फेलियर दो हिस्सों में बटा हुआ है। फर्स्ट है एक्यूट किडनी इंजरी एंड सेकंड वन है क्रॉनिक किडनी डिजीज। जो हमारी किडनी है वो अनेबल हो जाती है जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसे रिमूव करने में, जिसकी वजह से हमारे जो फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं। एसिड बेस एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। जब हमारा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो शॉक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कन्वर्जन और सीजर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इवन डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। और जब हमारे बॉडी में एसिड बेस बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो एसिडोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो बढ़ गया तो जिसकी वजह से सेप्सिस होने के चांसेस है या इवन यूरेमिया होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन है एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी ये सडन एंड रैपिड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन है जो आवर्स टू डेज में चेंज होता है। अभी एक्यूट किडनी इंजरी है ये पता कैसे चलेगा? तो जब भी हमारा सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज होगा और जो हमारा यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज्ड by 0.3 mg per dl in 48 hours, मतलब कि 0.3 मिलीग्राम पर डीएल अगर जो क्रिएटिनिन लेवल है वो उससे ज़्यादा 48 आवर्स में बढ़ता है तो किडनी इंजरी होने के चांसेस है। या फिर यूरिन आउटपुट जो है वो 0.5 ml पर पेशेंट्स वेट इन किलोग्राम पर आवर फॉर 6 आवर्स में अगर डिक्रीज होता है तो चांसेस है। और ये ऑफन रिवर्सिबल है अर्ली ट्रीटमेंट के साथ। रिमेंबर, इफ अर्ली ट्रीटमेंट देन ओनली ये रिवर्सिबल है। अब आएगी क्रॉनिक किडनी इंजरी। क्रॉनिक किडनी इंजरी, जो ये क्रॉनिक किडनी इंजरी है वो ग्रेजुअल है और प्रोग्रेसिव है ओवर 3+ मंथ। अगर एक्यूट किडनी इंजरी है वो अगर 3 मंथ तक ट्रीट नहीं की जाती तो वो कन्वर्ट हो जाएगी क्रॉनिक किडनी डिजीज में, जो क्लासिफाई कर सकते हैं हम डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वजह से। और जो सीकेडी है वो इनरिवर्सिबल है, जो लीड करता है एंड स्टेज रीनल डिजीज पे। तो चलिए अब हम कॉजेस को समझते हैं। मान लीजिए कि ये किडनी है, बहुत ही गंदी किडनी है, आई नो, बट यू हैव टू कीप अप विथ इट। यहाँ से फ्लो आ रहा है, यहाँ फिल्टर हो रहा है किडनी के अंदर, और फिर जो ये यूरेटर है उसके थ्रू ब्लैडर तक जा रहा है। अब यहाँ पे मेनली 3 कंडीशन होगी जिनके ऊपर से हम कॉजेस को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले होगी प्री, यानी कि प्री रीनल, जिसमें रीनल तक ब्लड आ रहा है उसके पहले जो भी ब्लड फ्लो में इश्यूज है, जैसे कि ब्लड वॉल्यूम लो हो जाता है या फिर हेमरेज हो गया है, डायरिया हो गया है। सी आप यहाँ पे देख सकते हो कि लो वॉल्यूम की वजह से हेमरेज हुआ है, सीवियर डायरिया हुआ है, वॉमिटिंग, या फिर रैपिडली डाययूरेटिक्स का यूज हो रहा है, उसकी वजह से जो प्री रीनल है कॉज हो सकता है वासोडाइलेशन या शॉक में सेप्टिक शॉक और एनाफिलेटिक शॉक आएगा। जो दूसरा कॉज है वो है इंट्रारीनल कॉज। इंट्रारीनल कॉज मतलब कि रीनल के अंदर, रीनल की ये जो मतलब कि किडनी जो है उसके अंदर
यहाँ पे कोई डिजीज कंडीशन की वजह से या फिर कोई टॉक्सिन की वजह से भी हो सकता है। टॉक्सिन में आएगा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी कि आपका एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इनकी वजह से हो सकता है। या फिर कोई ट्रॉमा हुआ हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंट्रानीनल है वो डैमेज टू टिश्यू की वजह से होता है, जिसमें टॉक्सिन है। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स या फिर हैवी मेटल्स की वजह से। और डायरेक्ट इंजरी में आएगा पायलोनेफ्राइटिस, इस्चेमिक बर्न्स या फिर ट्रॉमा। और जो थर्ड एंड लास्ट है वो है पोस्ट रीनल कॉज। पोस्ट रीनल कॉज मतलब कि जो यहाँ से फिर अब ब्लड फ्लो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर तक जाएगा, वहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो उसकी वजह से जो भी कॉज होगा वो पोस्ट रीनल कॉज में आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पोस्ट रीनल है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो है, जैसे कि ब्लॉकेज हो गया जिसमें रीनल कैलिकुलाई ब्लड क्लॉट हो गया, या फिर कंप्रेशन में बीपीएच यानी कि ये आपको ढूंढ के लाना है, ट्यूमर एंड स्ट्रिक्चर्स। तो चलिए अब समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के लिए मैं पहले एक किडनी ड्रॉ करूंगी। जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है, यहाँ से ब्लड आता है। जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है उनकी वजह से, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उनकी वजह से जो भी ब्लड फिल्टर होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब ये डिक्रीज क्यों होगा, चलिए वो भी हम बड़ी आसानी से समझते हैं। यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन है। अब यहाँ से ब्लड आ रहा है, वो है उसकी जो परसेंटेज है वो मान लो 100% है, ठीक है। बट यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो भी यहाँ पे ब्लड आ रहा है वो ऑलमोस्ट 50% हो चुका है। तो अगर ब्लड किडनीज तक आएगा ही कम तो फिल्ट्रेशन जो रेट है यानी कि जो जीएफआर है वो भी डिक्रीज होगा। अगर ब्लड फिल्टर ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से जो वेस्ट है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा। अगर ब्लड में वेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम यूरेमिया बोलेंगे। तो चलिए इसे अब हम समझते हैं अलग से। जैसे कि आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे अब पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो हमारा रीनल फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा या फिर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो हमारा जीएफआर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो रिटेंशन में आ जाएंगे, यानी कि वो फिल्टर्ड नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा बीएमयू है यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और जो क्रिएटिनिन है वो स्पाइक करेगा, मतलब कि वो इंक्रीज हो जाएगा ऑल ऑफ दिस सडन इन द ब्लड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड इम्बैलेंस होगा, जिसे हम यूरेमिया तक लीड होगा ऐसा भी बोल सकते हैं, जो यूरेमिया तक लीड होगा। और जो भी सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस है वो देखने को मिलेगी, जिसमें कार्डियक, न्यूरोलॉजिकल एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेंजेस देखने को मिलेंगे। There are four type of phases in acute kidney injury. पहला है initial phase, दूसरा है oliguric phase, third is diuretic phase and fourth is recovery phase. जो पहला फेज है वो इनिशियली जब किडनी इंजरी स्टार्ट होती है वहां से शुरू होता है, और जहाँ पे ओलिगोयूरिया बिगिन होता है वहां पे खत्म होता है। मतलब कि जो स्टार्टिंग का फेज है जब हमारा किडनी जो है वो इंजर्ड होना स्टार्ट होता है, तब से लेके जब हमारा ओलिगोयूरिक फेज नहीं आ जाता तब तक का जो फेज है वो इनिशियल फेज है। अभी ओलिगोयूरिक फेज मतलब कि जो हमारा यूरिन है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, और जो भी हमारा बीयूएन और क्रिएटिनिन है वो एलिवेट हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा।
डायूरेटिक जो फेज है उसमें हमारी जो किडनी है वो रिकवर करने की एबिलिटी जो है, मतलब कि एक्सीड करने की, जो यूरिन है उसे एक्सक्रीट करने की जो एबिलिटी है उसे रिकवर करने की ट्राई करेगी। बट जो यूरिन आउटपुट है वो मैसिवली इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें हाई डिहाइड्रेशन के चांसेस है और उसके साथ साथ हाइपोकैलेमिया के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। रिकवरी फेज तब है जब 3 to 12 मंथ्स में जीएफआर जो है वो इम्प्रूव होगा, बट 100% नॉर्मल में नहीं रिटर्न हो पाएगा। आई होप आपने फेज सारे अच्छे से समझे होंगे। एक बार फिर से बताती हूँ। इनिशियल फेज जो है वो स्टार्ट होता है जब इनिशियली हमारी किडनी इंजर्ड होना या फिर खराब होना स्टार्ट होती है। वो जब ओलिगोयूरिया फेज बिगिन होता है वहां जाके खत्म हो जाती है। यूरी ओलिगोयूरिया फेज यानी कि सेकंड फेज में क्या होगा कि हमारा जो यूरिन है वो ड्रामेस्टिकली डिक्रीज हो जाएगा। अगर वो डिक्रीज होगा तो जो भी हमारा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन है वो इंक्रीज होगा, साथ ही साथ जो भी हमारा हाइपर कैलेमिया है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये दोनों हमारी जो डायग्नोसिस है वो देखने को मिलेंगे। अब आएगा डायूरेटिक फेज, जहां हमारी किडनी जो है वो एबिलिटी रखेगी कि हमारा जो यूरिन है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट आउट हो जाए और हमारा जो यूरिन आउटपुट है वो मैसिवली इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हाई रिस्क है कि हमें डिहाइड्रेशन हो और हाइपोकैलेमिया हो। फिर रिकवरी फेज में 3 से 12 महीने तक रिकवरी फेज चलेगा, जहां पे हमारा जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो इम्प्रूव होगा। बट एक बार अगर किडनी इंजरी हो गई तो वो रिटर्न जैसे 100% नॉर्मल था वहां नहीं जा सकता। ये एक मिमोनिक है या फिर मेमोरी बूस्टर है, जिससे आप याद रख सकते हो ऑल द फेजेस। आई ऑफन ड्रिंक रूट बियर में आई से इनिशियली, ओ से ओलिगोयूरिक, डी से डायूरेटिक एंड आर से रिकवरी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट दोनों आमने सामने हैं। हम कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो हमें फ्लूइड ओवरलोड देखने को मिलेगा, एडेमा, हाइपरटेंशन, इवन वेट गेन भी देखने को मिल सकता है। न्यूरो और रेस्पी में कौन कौन से चेंजेस आएंगे, सीजर्स आने के चांसेस है बिकॉज यूरेमिया हुआ है, और डिस्पनिया होने के भी चांसेस है। जीआई और रीनल में ही कौन कौन से चेंजेस आएंगे, जीआई में नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगी और रीनल में ओलिगोयूरिया एंड एनुयूरिया देखने को मिलेगा। अभी हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट पहले होगा लैब इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम सीरम क्रिएटिनिन, बीयूएन एंड पोटेशियम को देखेंगे कि इंक्रीज्ड है कि नहीं है। फिर होगी यूरिन एनालिसिस, जिसमें हम स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड हिमेचुरिया देखेंगे। फिर आएगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट एस्टिमेशन, जिसमें हम देखेंगे कि जो फिल्टरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है। और लास्ट में इमेजिंग टेस्ट करेंगे, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन के थ्रू चेक करेंगे कि कोई पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्रॉनिक सॉरी एक्यूट किडनी इंजरी हुई है या नहीं हुई है। नाउ लेट्स सी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रीट करेंगे कॉज को, जिसमें हम फ्लूइड रिसक्सिटेशन करेंगे प्री रीनल के लिए, और हम जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसे रिमूव करेंगे फॉर पोस्ट रीनल रीजंस। दूसरा है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो भी हम डाइट देंगे उसमें हम स्ट्रिक्टली इनपुट आउटपुट चार्ट मॉनिटर करेंगे, और इवन अगर डायूरेटिक्स दे रहे हैं तो हम उसे चेक करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे डायूरेटिक्स अगर जो देंगे तो वो फ्लूइड ओवरली अगर एक्सेसिवली रिमूव करेगा तो डिहाइड्रेशन के भी चांसेस है, जिसकी वजह से हमें नीटली एंड नियरली एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी। थर्ड है करेक्ट एसिड बेस इम्बैलेंस। अगर एसिड बेस इम्बैलेंस हो गया है तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट एडमिनिस्टर करके उसे लेवल में लाना है, क्योंकि हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस ट्रीट करना है। फोर्थ वन है ब्लड प्रेशर एंड एनीमिया। जो ब्लड प्रेशर है उसके लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे, जो कि है बीटा ब्लॉकर्स।
और हम इरेथ्रोपोइटीन के इंजेक्शन देंगे क्योंकि पेशेंट को हमारे एनीमिया होगा। Fifth है renal replacement therapy. Temporary dialysis may be required for severe uremic or fluid overload. अगर बहुत ही ज़्यादा किडनी जो है वो डैमेज हो चुकी है तो हम टेम्पररी डायलिसिस कराएंगे पेशेंट का, क्योंकि यूरेमिया एंड फ्लूइड ओवरलोड हो चुका है। अब अगर पेशेंट हमारे पास आया क्रिटिकल केयर में, इमरजेंसी में, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का, तो क्या होगा? हाइपरकैलेमिया यानी कि हाई पोटेशियम। अगर पेशेंट डेंजर में है तो उसे लेथल कार्डियक अरेथमियास आने के चांसेस है, जिसे हमें ट्रीटमेंट में देना है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो स्टेबिलाईज करेगा और प्रोटेक्ट करेगा हमारे हार्ट को। साथ ही में हमें इंसुलिन भी देना है, क्योंकि डेक्सट्रोज जो है वो शिफ्ट करता है पोटेशियम को सेल के अंदर। तो अगर जो ब्लड के अंदर पोटेशियम है वो सेल के अंदर चला जाएगा तो हाइपरकैलेमिया रिड्यूस हो जाएगा। या फिर पोटेशियम बाइंडर्स भी दे सकते हैं यहाँ पे, इंसुलिन प्लस डेक्स्ट्रोज एंड पोटेशियम बाइंडर। और डाइट में हमें स्ट्रिक्टली लो पोटेशियम डाइट रिकमेंड करनी है। उसके बाद आएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर पेशेंट आया आईसीयू में विथ इमरजेंसी में विथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसकी वजह से उसे एक्यूट किडनी इंजरी है, तो डेंजर में क्या हो सकता है कि जो हमारी किडनीज है वो कम्प्लीटली लॉस हो सकती है, और जो एक्सक्रीट करेगा एसिड मेटाबॉलिक वेस्ट को, वो उसकी कैपेसिटी जो है वो कम्प्लीटली ही उस किडनी के पास से चली जाएगी। हमें ट्रीटमेंट में देना है सोडियम बाइकार्बोनेट और एडमिनिस्टर करना है। क्यों? ताकि वो ब्लड की जो पीएच है उसे मेंटेन कर सके। सो फिक्सिंग हाइपरकैलेमिया के लिए मेमोनिक है कैबिन। के मतलब कैल्शियम ग्लूकोनेट, ए मतलब एल्ब्यूटेरॉल कैल्शियम को शिफ्ट करता है इंट्रासेल्युलरली, बी मतलब बाइकार्बोनेट, आई मतलब इंसुलिन, एन मतलब सोडियम पॉलीस्ट्रेट सल्फोनेट, जो कि जो पोटेशियम है उसे एक्सक्रीट करेगा जीआई ट्रैक्ट थ्रू। चलिए क्विकली रिकैप कर लेते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर डेफिनेशन है कि ये सडनली रैपिडली जो किडनी है उसके फंक्शन को हार्म करता है, लॉस करता है, जिसमें सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज होता है, यूरिन डिक्रीज होता है, और ये रिवर्सिबल है। कॉज में आएगी प्री रीनल, इंट्रारीनल, पोस्ट रीनल। फोर्थ फोर फेजेस है, जिसमें इनिशियल फेज, ओलिगोयूरिक फेज, डायूरेटिक फेज, और फिर लास्ट में रिकवरी फेज। और की नर्सिंग एक्शन में आएगा कि हमें स्ट्रिक्टली इनपुट आउटपुट चेक करना है, डेली वेट करना है, वॉच करनी है कार्डियक इरिथमिया के लिए, और प्रिपेयर करना है टेम्पररी डायलिसिस इफ यूरेमिया सीवियर। हियर द क्लिनिकल केस, जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से पढ़ के सॉल्व करना। There is an MCQ. A patient with acute kidney injury has serum potassium level of 7.1 milliequilibrium per liter. The physician ordered IV calcium gluconate. The nurse understand that primary purpose of this medication is to why it is important. That's your homework. I'm not gonna tell you. There is another one, you can solve it. A nurse is caring for a patient in a diuretic phase of kidney injury. Which of the following is most critical nursing priority during this phase? So it's the end of this chapter. I know this chapter is really long, this lecture is really long, but I hope कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आए होंगी. And if you understand whatever I am teaching you, then please subscribe my channel, like it, share it. Thank you very much for watching my video.